हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे अमायरा हीरे के उन टुकड़ों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब तक वह सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कोई ना कोई रास्ते में उसे परेशान ही करते आ रहा था। अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अपने घर जाए, इसलिए वह अपने नए खरीदे विला में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ईशान शर्मा अपने दोस्त श्रेयांश के पास जाता है। अब आगे ईशान शर्मा अभी श्रेयांश को बता रहा था कि आज वह एक अजीब लड़की से मिला। वह देखने में बिल्कुल लड़के की तरह लग रही थी। उसने अपना गेटअप चेंज करके वहाँ आई हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह उसे पहचान लेगा। ऐसा कहते हुए जैसे उसके चेहरे पे एक फक्र झलक रहा था, जैसे मानो ऐसा करके उसने कितना बड़ा जंग जीत लिया हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश और यश तो अपना मुंह बनाए उसे देख रहे थे। इसकी बड़ाई करने वाली आदत नहीं जाएगी, यश अपने मन ही मन सोच रहा था। वहीं जैसे ही उसकी यादों में वह लड़की आती है तो ईशान की आंखें चमक जाती है। वह बहुत ही खुशी खुशी बताता है कि श्रेयांश, तुम्हें पता है वह लड़की बहुत ही अनोखी थी। उसने जितने भी स्टोन को चुना था उन सब में एक से बढ़कर एक जेट निकले थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है, उन स्टोन को कई महीनों से किसी ने खरीदा नहीं था, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता था कि इतने छोटे पत्थर के टुकड़ों में क्या ही निकलेगा, और अगर निकलेगा भी तो वह कितना बड़ा होगा। इस वजह से कभी किसी ने उसे खरीदा नहीं था। लेकिन उस लड़की ने एक ही नज़र में उसे पहचान लिया। और तुम्हें पता है वह वहाँ तब तक आराम से बैठी रही जब तक कि सभी ने उसे पूरी तरह से उन स्टोन को इग्नोर नहीं कर दिया। और जब उसने देखा कि अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है तो उसने उसे बाय कर लिया। लेकिन वहाँ के रूल्स के मुताबिक वह उन स्टोन को बिना कटवाए वहाँ से जा नहीं सकती थी, जिस वजह से उस स्टोन की हकीकत सबके सामने आ गई और सब उससे वह स्टोन पाना चाहते थे। पर ताज्जुब की बात है, काफ़ी कीमत लगाने के बावजूद उस लड़की ने उसे नहीं दिया। और कमाल की बात तो यह है कि वहाँ बैठे किसी भी शख्स को यह बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ा यह शख्स एक लड़की है। वह तो बस यही सोच रहे थे कि यह एक छोटा लड़का है जो अपनी बिगड़ी हुई आदतों की वजह से यहाँ आया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह एक लड़की है, और उसे देखकर तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वह बिगड़ी हुई लड़की है। और तुम्हें पता है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो उसकी बातों को सुनकर यश और ईशान की आंखें छोटी हो जाती है। तो यश पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह पावरफुल है। तो उसने कहा कि मैं किसी को देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसने मुझे इतनी ज़ोर से किक किया कि मैं पूरे 3-4 फीट ऊपर उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वहीं उसके इतना कहते ही यश और श्रेयांश की आंखों के सामने वह नज़ारा घूम जाता है जब अमायरा ने उन गुंडों की धुलाई की थी। एक पल के लिए श्रेयांश की आंखों के सामने उस प्यारी सी लड़की का चेहरा घूमने लगता है। अभी कितनी मुश्किल से उसने उसे भुलाया था और काम पे फोकस किया था, लेकिन यह क्या, यह फिर से उसकी याद दिला रहा है। तभी ईशान शर्मा खुश होते हुए बोलता है, और जानते हो, मैंने जब उससे दोस्ती के लिए कहा तो उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। इससे तो साफ यही पता चलता है कि वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वरना कौन नहीं चाहेगा ईशान शर्मा की दोस्ती करना।
सारी लड़कियां तो मुझ पर फिदा हैं, पर उसने एक बार भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। उल्टा उसने मुझे अपने पीछे आने के लिए धमकाया भी कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह यह बोलते समय इतनी क्यूट और प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह खरगोश के बच्चे के रूप में छिपी हुई एक खूंखार बिल्ली है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश की आंखों के सामने फिर से एक बार अमायरा का चेहरा घूम जाता है। वह उसे कैसे भूल पाएगा। वह वाकई में खूबसूरत खरगोश के बच्चे के पीछे छुपी हुई एक बिल्ली थी, एक खूंखार बिल्ली। यह कहना गलत नहीं होगा। अब उसके भी होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो वह जल्दी ही हटा लेता है, क्योंकि इस वक्त ईशान अपने में ही मग्न था और वहीं यश उसे देखने में मग्न था। इसलिए उसकी उस मुस्कुराहट को वहाँ कोई नहीं देख पाता, वरना उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वह दोनों तो पता नहीं किस दुनिया में पहुँच जाते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था श्रेयांश बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है और लड़कियों के नाम पे तो उसे चिढ़ आ जाती है। वहीं ईशान के मन में यह बात चल रही थी कि वह इतनी देर से किसी लड़की की स्टोरी सुना रहा है, पर अभी तक उसे श्रेयांश ने एक बार भी डांटा नहीं। क्या उसे भी अब लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा है? फिर वह और भी इंटरेस्ट के साथ बोलता है कि पता है मैंने उससे दोस्ती की बात की है। जैसे ही श्रेयांश उसके मुंह से यह सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों उसे इस वक्त ईशान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि उसने तो अभी ईशान वाली लड़की को देखा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसे ईशान के यह बोलने पर कि वह उससे दोस्ती करने वाला है तो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। तभी ईशान अपना मुंह लटकाते हुए बोलता है, लेकिन यार बैड लक, उस लड़की ने मुझे इनकार कर दिया। उसकी बातों को सुनकर यश जोर जोर से ताली बजा बजा कर हंसने लगता है और कहता है, वाह वाह क्या बात है, एक छोटी सी लड़की ने तुम्हें इनकार कर दिया। द ग्रेट ईशान शर्मा को, जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं, अभी कौन बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। तो ईशान मुंह बनाते हुए बोलता है कि चल चल अपना मुंह बंद कर, मैं सब लड़कियों की बात कर रहा था, उस लड़की की नहीं। वह सब में अलग है, वह पूरी दुनिया में सिर्फ वन पीस है। उसके जैसा मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। वह ज़रूर ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश को लगता है क्या यह वही हो सकती है। फिर वह अपने आप को ही कोसने लगता है कि वह क्यों चूक गया। वह भी उसका पीछा करते हुए जाता तो पता चल जाता कि आज यह किससे मिला है, और अगर इसने उसकी वाली पर आंख भी गड़ाया तो वह उसकी आंखें निकालने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। आखिर में ज़िंदगी में पहली बार उसे कोई पसंद आया है। फिर तभी अचानक से उसका दिमाग क्लिक करता है और कहता है कि वह क्या बोल रहा है, क्या सच में वह उसे पसंद करने लगा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया में उसे बस वही लड़की पसंद आई जिसने उसे बस अभी एक नज़र ही देखा है, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। यहाँ कितनी लड़कियों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की और कितनी ही लड़कियाँ जो इसके पीछे पड़ी है, पर उसे कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं आया। पर उस लड़की को देखते ही पहली नज़र में उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, जिस वजह से वह उसके लिए पॉजेसिव हो रहा था। तभी श्रेयांश मन ही मन बोलता है, क्यूटी भाई तुम जो भी हो, तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना अगर एक बार तुम मेरी गिरफ्त में आ गई तो फिर तुम पूरी ज़िंदगी मेरी कैद में रहोगी। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पसंद आ जाती है फिर मैं उसके लिए पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ, और तुम तो कोई चीज़ नहीं हो। तुम फिर मेरा इश्क होगी, मेरा प्यार होगी, मेरी मोहब्बत होगी, और फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों ना पागल हूँ। यह सब वह अपने मन में ही सोच रहा था। वहीं ईशान तो अपनी स्टोरी ही बताया जा रहा था
लेकिन जब ईशान बोलता है कि उसने मुझे कहा है कि अगर वह कभी दोबारा मिले तो वह उसे ज़रूर अपना दोस्त बनाएगी। जैसे ही यह बातें श्रेयांश के कानों में जाती है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह गुस्से में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दोस्ती करने की। वहीं उसे ऐसा करता देखकर ईशान को तो समझ नहीं आता कि अब क्या हो गया। उसे लगा कि उसे लड़कियों वाली नफरत फिर से जागने लगी है। उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वहीं आश्चर्य से उसे देखने लगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह अपने दोस्तों की लाइफ में इस तरह इंटरफेयर करे। उसके दोस्त चाहे जो करे, वह कभी उनको कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब वह उन्हें साफ साफ मना कर रहा है। तभी यश के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, बंदा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अभी इसे पता भी नहीं है कि वह लड़की कौन है। शायद इसे लगता है कि यह उसकी वाली ही है, क्योंकि सच में उसकी वाली भी तो दुनिया में वन पीस ही है। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि मज़ा आएगा अगर यह लड़की एक ही निकली और यह दोनों उसके पीछे पागल हो जाएंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इनकी लड़ाई देखकर। इतना सोचकर वो दिल ही दिल मुस्कुराने लगता है। यह बात नहीं थी कि यह उनसे नफरत करता था, बल्कि बात तो यह थी कि यह दोनों मिलकर उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते थे। एक दोस्त के नाते नहीं, बल्कि एक सेक्रेटरी होने के नाते, क्योंकि वह एक सेक्रेटरी के पद पर था और इन लोगों को बहुत मज़ा आता था उसे परेशान करने के लिए। अब जब उसकी बारी है तो वह क्यों पीछे हटे, वह भी इन्हें बहुत ही परेशान करने वाला है। बस एक बार पता चल जाए कि वह लड़की वही है, तब तो उन दोनों की खैर नहीं। इस वक्त श्रेयांश को ईशान शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे यह बात सुनकर कि वह उससे दोस्ती करेगा अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वह सीरियस होते हुए बोलता है, फिलहाल तुम यह सब बातों को छोड़ो, तुम जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? तो वह कहता है, अरे यार मैंने बताया तो वह मुझे वहाँ नहीं मिला। दरअसल बात ऐसी थी कि गर्भित वहाँ एक व्यक्ति को ढूंढने गया था जो हमेशा अपना भेष बदलकर रहा करता था। उसकी पहचान किसी को नहीं पता थी, बस उन्हें यह पता था कि उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास की थी। वह व्यक्ति कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, वह काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति था। कुछ वक्त पहले वह व्यक्ति वहाँ मौजूद था, लेकिन उसने अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर रखा था। इस वजह से ईशान चाहकर भी उसे नहीं पहचान सका। वह व्यक्ति हीरे को पहचानने की अद्भुत क्षमता रखता था। उसका नाम गर्भित बंसल था। लगभग 20 साल पहले जब वह यंग था, उसकी उम्र 20 वर्ष की रही होगी। उस वक्त वह नए नए जोश के साथ काम करने के लिए यहाँ मुंबई आया हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। वह इतना ज़्यादा टैलेंटेड था कि किसी भी स्टोन को देखकर वह बता सकता था कि इसके अंदर कितना बड़ा और कैसा हीरा निकल सकता है। वह उसे एग्जैक्ट तरीके से गेस कर लेता था और यही टैलेंट उसके लिए एक श्राप बनकर रह गया, क्योंकि जब शुरू वह मुंबई आया था तब उसके इस टैलेंट को देखकर एक व्यक्ति ने उसे अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लिया। वह व्यक्ति भी यहाँ काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन हाँ, इन स्ट्रगल के बीच में उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था
कि वह छोटे मोटे काम को शुरू कर सकता था। वहीं गर्भित अभी नया नया यहाँ आया था। वह कॉलेज का स्टूडेंट था। वह यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। उसके 3 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन दोस्तों ने उसे बहुत बार मना किया। उन लोगों ने उसे यह भी बताया कि यह आदमी देखने में उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके अंदर से हमेशा से निगेटिव वाइब आती है। लेकिन गर्भित उस समय कामयाबी हासिल करने के चक्कर में इन बातों को इग्नोर कर देता है। वह अपने दोस्तों को बहुत मानता था। उसके दोस्त भी उस पर जान छिड़कते थे क्योंकि वह सब यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे और इन्हीं बीच उनकी दोस्ती हो गई थी। इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भाइयों की तरह। लेकिन गर्भित की यह एक छोटी सी गलती उसके लिए जिंदगी और मौत बन चुकी थी। कुछ वक्त बीत गया। वह व्यक्ति उसके साथ अच्छे से काम करता रहा। उसकी एलिजिबिलिटी देखकर वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। गर्भित जिस भी स्टोन को देखता उसकी एकदम सही परख करता। इस वजह से वह काफ़ी बार इस तरह के ऑप्शन में जाया करता था और बहुत से कीमती पत्थरों को खरीद लेता था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। धीरे धीरे कर वह 1-1.5 साल के अंदर ही अपनी एक बड़ी कंपनी खोल लेता है और फिर वह डायमंड का व्यापारी बन जाता है। उसकी बहुत ही बड़ी ज्वेलरी की कंपनी खुल चुकी थी। अब गर्भित भी उसके साथ कामयाब होकर बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं वह धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूर होता चला गया। वहीं उसके दोस्त भी अपनी अपनी मेहनत कर अपना अपना काम करने में लगे थे। वक्त बीतता गया और लगभग 3-4 साल बाद लोगों को धीरे धीरे यह पता लगने लगा कि यह व्यक्ति जो उसके साथ आता है, यानी कि गर्भित बंसल, यही व्यक्ति उसके जीत का राज है। यही व्यक्ति उसकी कामयाबी का राज है। अगर उन लोगों ने इसे किसी तरह अपनी ओर कर लिया तो फिर उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस लोगों की इसी सोच ने गर्भित से उसकी ज़िंदगी छीन ली। सभी लोग उसके पीछे पड़ गए और यह देखकर वह व्यक्ति जिसके साथ गर्भित काम करता था, उसका नाम नयन खुराना था। उसने सोचा कि अगर क्या हो, अगर वह लोग इससे उसे छीन लेंगे तो। उसकी गर्भित के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वह उसे अपना अच्छा दोस्त समझता था और वह शुक्रगुजार था कि उसकी वजह से आज वह एक कामयाब इंसान बन सका। उसने लव मैरिज की थी। वह काफ़ी समय से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा था और फिर जब वह कामयाब हुआ तो गर्भित से इजाज़त लेकर ही उसने अपनी शादी की थी। गर्भित उसकी वाइफ को भी बहुत मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चलकर यही दोनों उसके साथ चीटिंग करेंगे। जब नयन खुराना ने देखा कि सभी लोग अब गर्भित के पीछे पड़ गए हैं तो उसे डर लगने लगा और फिर धीरे धीरे वह गर्भित को कैद करना शुरू कर दिया। शुरू में तो गर्भित को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में जब नयन खुराना ने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया तब जाकर गर्भित को पता चला कि अब वह उसके चंगुल से नहीं बच सकता है। उसकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई थी मानो वह एक जीता जागता माटी का पुतला हो, जिसके अंदर जान तो है पर उसे कोई और चला रहा हो। उसका उठना बैठना, सोना, खाना पीना, यहाँ तक कि सब चीज़ें अब नयन खुराना की निगरानी में होता था। नयन खुराना उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देता था। उसे उसने अपने घर में ही कैद कर रखा था, जिस वजह से अब गर्भित को अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। धीरे धीरे कर 1 साल बीत गए, फिर भी नयन खुराना में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन इसी के साथ नयन खुराना अब और भी ज़्यादा कामयाब हो गया था। लेकिन गर्भित ने सोचा कि अब वह और नहीं बर्दाश्त कर सकता है। यह
सोचकर वह एक दिन नैन खुराना से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करता है और फिर वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करता देखकर नैन खुराना को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी टांगों को तोड़ देता है, जिस वजह से गर्भित पूरी तरह से अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। उसने गर्भित की दवाई भी करवाई थी, क्योंकि अगर गर्भित को कुछ हो गया तो उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, उसका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन उसने गर्भित के पैरों को ठीक नहीं करवाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर गर्भित के पैर ठीक हो जाएंगे तो वह यहाँ से भाग जाएगा, जिस वजह से काफ़ी सालों तक गर्भित को अपने टूटे पैरों के साथ रहना पड़ा और धीरे धीरे उसने अपने से ही घरेलू इलाज कर अपने टूटे हुए पैरों को ठीक किया। लेकिन उसने कभी यह जताया नहीं कि उसके पैर ठीक हैं। इस तरह से वक्त बीतता गया और फिर देखते देखते 20 साल बीत गए। गर्भित पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसने कई बार ऐसे ऐसे काम किए जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उसे टॉर्चर किया गया। इस वजह से गर्भित के अंदर जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। अब उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। गर्भित का अपना कोई परिवार नहीं था। उसने अपनी मेहनत पर यह सब कुछ हासिल किया था और यहाँ तक पहुँचा था, पर उसे नहीं पता था कि उसे अपने दोस्तों की बातों को न मानकर आज यह दिन देखने पड़ेंगे। वहीं उसके दोस्तों की भी कोई खबर नहीं थी। वह किसी भी तरह से अपना मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। अगर उन्हें पता चला कि वह किस कंडीशन में है तो वह उसे ज़रूर बचा लेंगे, पर वह यह सब करने में नाकामयाब रहा। वह कभी भी उन तक नहीं पहुंच सका। वहीं उसके दोस्त भी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा कि शायद गर्भित अपने गांव चला गया होगा। ऐसा उनसे क्या हो गया जो गर्भित ऐसे उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला गया। उन लोगों ने काफ़ी बार उसके गांव का भी पता लगाना चाहा, लेकिन गर्भित ने कभी भी उनके सामने अपने गांव का जिक्र नहीं किया था। वह कहाँ से आया है यह बातें वह कभी नहीं बताता था, क्योंकि उसके पीछे उसे बहुत ही दर्दनाक पास्ट छुपा था, जिसे याद कर गर्भित बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। इस वजह से वह लोग भी उसे दुखी नहीं करना चाहते थे और उन लोगों ने भी उससे भी कुछ नहीं पूछा। यही उनकी एक गलती थी। लेकिन फिर भी वह अपने गांव तो नहीं था। अगर वह जान भी जाते और उसके गांव को ढूंढ भी लेते तो क्या फ़ायदा होता। वह तो यहीं कैद था, जिसके बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। एक बार के लिए उन लोगों को शक हुआ कि शायद उसे नैन खुराना ने कहीं कैद तो नहीं कर रखा, पर नैन खुराना ऐसे दिखाता था और ऐसे बातें करता था जिससे उन्हें कभी भी उन पर शक नहीं हो पाया। उन लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, यहाँ तक कि पुलिस रिपोर्ट भी हुई, पर गर्भित का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब 20 साल बीत चुके थे। इस वजह से अब चाहकर भी वह लोग कभी यकीन नहीं कर सकते कि वह जिंदा है। वहीं गर्भित कई बार ऐसा करता कि वह नैन खुराना के लिए सही स्टोन का सिलेक्शन नहीं करता, जिस वजह से नैन खुराना को पता चल जाता था और वह उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता और वहीं उनके दोस्तों की तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता कि अगर उसने अब की बार ऐसा किया तो वह उनके दोस्तों को जान से मरवा डालेगा। इसी बीच गर्भित को अपनी एक दोस्त, जो कि एक फीमेल थी, उसकी मौत की खबर के बारे में पता चलता है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह तो गर्भित ही जानता था। इस वजह से उसके अंदर एक डर घर कर गया और वह फिर नैन खुराना के कामों को सही से करने लगा, बस एक उम्मीद के साथ कि वह कभी अगर इसके चंगुल से बच गया तो वह इसे इतनी दर्दनाक मौत देगा कि इसकी रूह भी कांप जाएगी। और वह उतनी ही ज़्यादा नफरत उसकी पत्नी से करता था, क्योंकि उसके हर काम में उसकी पत्नी बराबर की हकदार थी। उसने बहुत बार उसकी पत्नी के आगे रोया और गिड़गिड़ाया। उसने उसे अपनी बहन बनाया था, लेकिन उसको उसके रोने या गिड़गिड़ाने से कोई असर नहीं हुआ और उसने भी उसे टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस वजह से उसे उससे बहुत ज़्यादा नफरत होती थी। इस बीच नैन खुराना के एक लड़का और एक लड़की भी हो गए थे, जो अब जवान हो चुके थे। कैसे भी करके गर्भित इतने सालों बाद एक दिन उस जगह
से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और फिर अब अपना भेष बनाकर बदलकर वह जगह जगह छुपा फिरा करता है, जिस वजह से उसे कोई नहीं ढूंढ सका। 20 साल पहले की उसने अपनी सारी पहचान भी हटा दी थी, जिससे कोई उसकी फ़ोटो हासिल न कर सके और उसे ढूंढ सके। और शायद यही एक कारण था जिस वजह से उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिलहाल इन लोगों को उसकी तस्वीर मिली हुई थी, जिस वजह से यह उसे पहचान सकते थे। इसी एक उम्मीद से वह उसे ढूंढ रहे थे कि अगर वह उसे किसी भी कीमत पर मिला लें तो वह उसके साथ काम करके अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और वह नयन खुराना की कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं। इस बीच नयन खुराना बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका था और उसने अपनी कंपनी भी कई जगह फैला रखी थी, लेकिन फिर भी गर्भित के भागने की वजह से अब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज तक उसी के दम पे उसने इतना सब कुछ हासिल किया था। 20 साल में वह जमीन से उठकर आसमान में पहुंच चुका था, लेकिन अब वह पिछले 2 सालों से गर्भित को ढूंढ रहा था, पर उसे गर्भित नहीं मिल रहा था और अब यह बात धीरे धीरे लीक हो चुकी थी। लेकिन यह अभी भी सीक्रेट था, इस वजह से कुछ ही लोग यह बात जानते थे, जिसमें से श्रेयांश और ईशान भी थे। इसलिए वह लोग जल्दी ही गर्भित को ढूंढना चाहते थे। पहली बात तो उन्हें पता था कि गर्भित को अभी तक नयन खुराना ने कैद कर रखा था। यह बात नयन खुराना के किसी खास व्यक्ति ने उन्हें दी थी, जो उनके लिए काम करता था, जिस वजह से उन्हें गर्भित के बारे में पता चला, वरना वह तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब गर्भित इस व्यवसाय में आया था। अब जब वह उसके बारे में जान चुके हैं तो वह ऐसे नायाब टैलेंट को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। इस वजह से वह भी उसके पीछे लगे थे। वह जल्दी से जल्दी उसे हासिल कर उसे सिक्योर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर नयन खुराना उसे पा गया और अब की बार गर्भित ने उसे इनकार किया तो वह उसे जान से मार डालेगा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगा कि नयन खुराना नहीं चाहेगा कि गर्भित किसी के हाथों में लगे, क्योंकि वह एक नायाब खजाना है। अगर वह किसी के हाथों में लग गया तो वह इंसान कुछ ही वक्त में आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगा। और अब नयन खुराना के पास पर्याप्त धन दौलत हो चुका था, इसलिए अगर वह इस टैलेंट को हमेशा हमेशा के लिए हटा देता है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे टक्कर देने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर गर्भित खुराना रहा तो उसे एक डर हमेशा बना रहेगा और फिर वह अपनी पोजीशन को गिरता हुआ अपनी आंखों से देखेगा। बस इसी वजह से वह अपनी जी जान लगाकर गर्भित को खोज रहा था, पर गर्भित के बार बार भेष बदलने की वजह से वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर गर्भित जो वहां मौजूद था, उसने इस समय अपना गेटअप चेंज कर रखा था। वह एक यंग लड़के की तरह लग रहा था, जिस वजह से ईशान को बिल्कुल भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वह तो 40 साल के उम्र के लगभग व्यक्ति को तलाश रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में बस वैसे ही व्यक्ति पड़ रहे थे। वहीं गर्भित को अच्छे से पता था कि उसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं, जिस वजह से वह बिल्कुल भी हाईलाइट में नहीं आना चाहता था और वह बहुत ही छुपकर वहां बैठा हुआ था, जिससे उस पर किसी की नज़र न पड़े। वहीं उसने एक नज़र में ही अमायरा को पहचान लिया था कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों अमायरा को देखकर उसे बहुत ही अपनापन सा महसूस हो रहा था। जब भी वह उसे देखता तो उसकी नज़रें साफ्ट हो जाती और उसे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता था। ऐसा क्यों था उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, लेकिन कुछ भी हो उस लड़की के साथ उसे अपनापन महसूस हो रहा था। गर्भित को भी पता चल चुका था कि उस बदले हुए गेटअप के पीछे कोई लड़की है, जिसे वह एक ही नज़र में देखकर बता सकता था, क्योंकि भेष बदलने में वह भी माहिर था। इसलिए वह बता सकता था कि वह एक लड़की है, लेकिन वह कौन है, क्या है और यहाँ क्यों आई है, यह चीज़ उसे नहीं पता था। इसलिए जब वह
यानी अमायरा वहाँ से निकलकर बाहर आई थी। तो उस क्लब से गर्भित भी निकल कर उसके पीछे पीछे आया था, लेकिन जब उसने देखा कि ईशान उसका पीछा कर रहा है तो वह थोड़ा सा सतर्क हो गया था। लेकिन जैसे ही ईशान को मार खाते उसने देखा तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूम गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके सामने उसकी दोस्त खड़ी है, क्योंकि कुछ कुछ अमायरा का चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह लगता था, कुछ कुछ कहे या फिर बहुत कुछ, क्योंकि अमायरा भी बिल्कुल उसी एज में थी। लेकिन यह कह पाना मुश्किल था कि यह उसकी बेटी हो सकती है। गर्वित बहुत ही ध्यान से अमायरा को दूर से ही देख रहा था। वहीं अमायरा का एटीट्यूड, उसका रौब, उसकी पर्सनालिटी देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और उसने देखा था कि किस तरह से इस लड़की को परखने की अद्भुत नॉलेज है। वह देख सकता था कि वह उससे भी कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा टैलेंट रखती हो, लेकिन फिर भी वह यकीन कर सकता था क्योंकि वह खुद भी तो उस उम्र में ऐसा टैलेंट रखता था। लेकिन इसके लिए उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी यह उसे ही पता था। लेकिन यहाँ भाई अमायरा की बात दूसरी थी। वह तो पूरी ही पूरी दूसरी दुनिया से आई हुई थी, इसलिए यह टैलेंट तो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड था, जो बात सिर्फ अमायरा को ही पता थी। वहीं गर्भित ईशान के जाने के बाद अब भी उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ था और वह चुपके से उसका पीछा करते करते उसका घर देख लेता है, जिसे उसने मायरा ने अभी अभी खरीदा था। वह उसे देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आती है और मन में सोचता है, ओ तो यह नन्ही लड़की यहाँ रहती है, कोई बात नहीं, नन्ही लड़की तुमसे फिर से मुलाकात होगी। यही सोचकर वह दूर से ही अमायरा को उसके घर के अंदर जाते हुए देखता है और वहां से चला जाता है। वहीं अमायरा को हल्का तो लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, लेकिन उसके कई बार पीछे मुड़कर देखने में भी जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो उसे लगता है कि उसे इस बात को इग्नोर करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। वह अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। कब कौन कहाँ से वार कर दे यह कहा नहीं जा सकता था, इसलिए सतर्क रहना ही ठीक है। फिलहाल उसे अब तक इतना तो अंदाज़ा लग चुका था कि उसके पीछे अगर कोई है तो उसका बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वह जिस सुनसान गलियों से आ रही थी वह अब तक उसे नुकसान पहुंचा चुका होगा। तो जाहिर सी बात है यह कोई ऐसा शख्स है जो उसके बारे में जानकारी चाहता है। फिलहाल वह उसके बारे में जानकारी हासिल करके भी कुछ नहीं कर सकता है, यही सोचकर वह शांत थी। वहीं दूसरी ओर रवि जो अपने दोस्तों से मिलने गया था तो वहाँ भी एक अजीब सा लोचा हो गया था। उसके दोस्तों को किसी गैंग के लोगों ने पीटा था। इस गैंग से इन लोगों ने कुछ वक्त पहले ही पंगा ले लिया था। जाने अनजाने में इन लोगों ने उसके गैंग के लोगों को बुरी तरह से पीट दिया था, क्योंकि वह एक लड़की को परेशान कर रहे थे, जो चीज़ यह लोग नहीं देख सके, और इन लोगों ने उन्हें बहुत पीटा, जिस वजह से उस गैंग के लोग अब इनके पीछे पड़ गए थे। और आज जब उसने उसके दोस्त को अकेले देखा तो उसने उसकी जमकर धुलाई कर दी। जैसे ही रवि हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त के दोनों पैर ऊपर टांगे गए थे, यानी उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया गया था और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। यह देखकर एक बार तो रवि के बहुत जोर से हंसी आने लगती है, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे ऐसे हंसता देख लिया तो उसके दोस्त उसकी भी यही हालत करेंगे, पीट पीट कर उसका भर्ता बना देंगे। क्योंकि जैसी उसकी कंडीशन थी वह बेचारा तो दर्द से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ये बरखुरदार उन पर हंस रहे थे। तो वह लोग इनका क्या करते।
लेकिन वह किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करके रूम के अंदर जाता है और अपना मुंह बनाते हुए अफसोस से बोलता है, अरे यार यह सब क्या हो गया, ओ माय गॉड, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई है। तभी वह गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है, कुत्ता कहीं का हरामी, यह सब तेरी वजह से हुआ है, तू घटिया इंसान। अगर यह सब न करता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। आए दिन तू पंगा लेता है और तेरी वजह से हमें भुगतना पड़ता है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो कसम से मैं तेरी हालत ऐसी ही बना दूंगा। वहीं उसे ऐसे इस तरह से पैनिक करता देखकर रवि जल्दी से उसे शांत करता है और बोलता है, अरे यार शांत हो जाओ, वरना इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। और रही बात, अब तो वह तुम्हें पीट ही चुके हैं, तो इतना गुस्सा करके अब तुम्हें कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए शांत रहो, वरना तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। और मैं क्या कहता हूँ कि उन लोगों ने तुम्हें पीटा है तो हम भी उससे बदला लेंगे और उसे इसी तरह पीटेंगे। तभी उसका दूसरा दोस्त जो साइड में ही बैठा था वह गुस्से से उसकी ओर देखता है और बोलता है, पागल कहीं का घटिया इंसान, तेरे इसी बदले के चक्कर में आज उसकी ऐसी हालत है, कल हमारी भी ऐसी हालत होगी और तू तो बचकर इधर उधर छिपता फिरेगा। तुझे तो मारने पीटने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई तुझे हाथ भी लगाता है तो तेरे भाई के बॉडीगार्ड वह पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं। अगर अब तूने किसी से पंगा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, अगर तुझे किसी से पंगा लेना है तो पहले अपने भाई के बॉडीगार्ड को कह दे हम लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखे। हमेशा पूंछ की तरह तेरे पीछे आते हैं और तेरे जाने के बाद तेरे पीछे ही चले जाते हैं, उसके बाद हम अनसेफ हो जाते हैं। और हमारी सिक्योरिटी का क्या, तेरे जाने के बाद हम अकेले पड़ जाते हैं और वह लोग हम पर इस तरह से हावी हो जाते हैं और हमें बुरी तरह से टार्चर करते हैं। उसकी बातों को सुनकर और उससे गुस्से को देखकर बेचारा रवि से तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। यह बात भी तो सच थी, उसका भाई उसके लिए सीक्रेट तरीके से गार्ड रखता था, जिस वजह से कोई लोग रवि को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन क्या हुआ, अगर वह रवि को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसके दोस्तों को तो छोड़ने वाले नहीं थे। और बेचारे दोस्त, उन्होंने तो अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा पाप कर दिया था रवि से दोस्ती करके। आए दिन उनकी कुटाई होती रहती थी, कारनामे हमेशा रवि के होते थे पर कुटाई हमेशा उनकी होती थी। बेचारे अपने आप को कोस रहे थे उस वक्त के लिए जब उन लोगों ने रवि के साथ दोस्ती की, और अब तो वो पूरी तरह से रवि के दोस्त के रूप में फेमस थे, जिस वजह से आए दिन उन्हें कोई भी ढोल की तरह पीट कर चला जाता था। और बदले में ऐसा नहीं था कि रवि उनका बदला नहीं लेता था, लेकिन बदला भी लेकर क्या करते जब फिर से कुटाई उन्हीं की होनी थी। यही सब सोचकर आज उन सब ने इरादा बना लिया था कि वह रवि के साथ कोई दोस्ती नहीं रखेंगे। जब से यह उसकी ज़िंदगी में आया है उनके राहु केतु काल सब शुरू हो गए हैं। वहीं साइड में बैठा एक उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम विशाल था, वो गुस्से में बोलता है, दुष्ट कहीं का, तू हमसे दूर रह, तेरी वजह से आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। वहीं उसके दूसरे साइड बैठा कुछ बोलता है, हाँ विशाल सही बोल रहा है, तू घटिया इंसान, तेरी वजह से कोई भी हमें आता है और पीट कर चला जाता है। तभी रवि मुंह बनाते हुए बोलता है, अरे यार क्या तुम लोग मुझे कब का कोसे जा रहे हो, मेरी वजह से कोई क्यों पीटता है, जब देखो तब तुम किसी न किसी से लड़े रहते हो और मैं उससे जाकर तुम्हारा बदला लेता हूँ, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से है, मैं तो तुम्हारी तरफ से ही बदला लेता हूँ, अब इसमें तुम पीटते हो तो मैं क्या करूँ। तो वह लोग मुंह बनाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बदला तो तू लेता है, हम कब कह रहे हैं कि नहीं लेता है, लेकिन बाद में वह आकर फिर से हमें ही तो धोते हैं, तुझे तो धोते नहीं हैं। तू भी पीट, एक बार तो समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है जब वह लोग मारते हैं। और वहीं बेचारा बेड पर सोया हुआ कार्तिक, वह तो अपना पिछवाड़ा पकड़ते हुए बोलता है,
देख तो उन लोगों ने मेरे पिछवाड़े को मार मार के सुझा दिया है, मुझसे तो सीधा लेटते भी नहीं बन रहा है। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है उसे ऐसा करता देखकर, और उसके चेहरे और उसके हाव भाव को देखकर अचानक से अब तक अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए रवि की हंसी छूट जाती है और वह जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। वहीं उसे इस तरह से हंसता देखकर कार्तिक की आंखें छोटी हो जाती है। वह गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलता है, घटिया इंसान, मेरे दर्द तकलीफ पर तू इस तरह से हंस रहा है। तू दोस्त नहीं, तू दुश्मन है। अरे तू दुश्मन से भी गया गुजरा है। उसकी बातों को सुनकर रवि से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह कहता है, अरे यार, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ। वह किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करता है और फिर बोलता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जब वह तेरे पिछवाड़े को मार पीट रहे थे तो तू क्या वहाँ मुंह देख रहा था? तेरे हाथ पैर क्या हो गए थे? वहीं उसकी बातों को सुनकर कार्तिक अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, घटिया इंसान, वह लोग जानते हैं कितना थे? वह लोग पूरे 10 लोग थे और मैं अकेला क्या करता? तो वह बोलता है कि अरे 10 लोग थे तो क्या हुआ, तू भी शेर बन जाता और उन पर झपट्टा मार देता। वहीं उसकी बातों को सुनकर कार्तिक अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, जैसा कि तूने बोल दिया, यह सब इतना आसान है। जा तू ही झपट्टा मार के दिखा दे, तब हम लोग जाने। बड़ा आया दूसरों को नसीहत देने वाला, एक बार पड़ेगी ना तो सारी औकात समझ में आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ तू आज से हम लोगों से दूर ही रहा कर। तू पनौती है हम लोगों के लिए। साला जब से हमारी ज़िंदगी में आया है हमारी तो वाट ही लग गई है। कोई भी हमें घंटा की तरह आता है और बजा कर चला जाता है। तेरी वजह से हम लोग तो कॉलेज में भी इतना ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं कि कोई लड़की हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती है और सब हमें घंटा बाबा कहकर चिढ़ाती हैं। बता हमारी क्या हैसियत रह गई है। वहीं उसकी बातों को सुनकर रवि फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, सारे दुख दर्द तुम्ही लोगों के ऊपर क्यों हैं? उसकी बातों को सुनकर सभी उसे घूर कर अपनी नज़रों से देखते हैं। इस वक्त उनका मन कर रहा था कि वह सब मिलकर रवि को भी बिल्कुल उसी तरह से पीटे जिस तरह से बेचारा कार्तिक मार खाया है। पर वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन लोगों ने उसे झूठ मूठ का भी मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके छुपे हुए बॉडीगार्ड बाहर निकलकर उनकी जम के धुलाई कर देंगे। इसलिए वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। वह बस रवि को गालियां दे सकते थे और उसे घूर कर देख सकते थे, जो कि दूर से ही कर सकते थे। हाथ लगाने की तो बात ही दूर है। अगर उन्हें भूल कर भी उसे हाथ लगाया तो उसके बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले खूंखार सीक्रेट गार्ड आकर उनकी जम के धुलाई कर जाएंगे। अभी तक तो दो दुश्मन ही उनकी पिटाई करते थे, लेकिन अब तो दोस्त के लोग भी उसे पीटना शुरू कर देंगे। यही सब सोचकर वह अपना गुस्सा पीकर रह जाते हैं। वहीं रवि उन लोगों को इतने गुस्से में देखकर अपनी हंसी को बंद करता है क्योंकि उसे पता था कि यह लोग अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तब वह कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा बदला उन लोगों से लूँगा। और उन 10 लोगों ने जिन्होंने मेरे दोस्त को इस तरह पीटा है, मैं उन 10 की टांगें न तोड़कर इसी तरह बेड पे लिटाया तो मेरा नाम भी रवि नहीं है। इतना कहकर वह मुंह बनाने लगता है। वहीं उसे ऐसे देखकर वह लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 1-2 लोग भी उसके सामने आ जाए तो रवि की तो घिघी ऐसे बंधती है कि जैसे मानो उसके सामने कोई शेर खड़ा हो गया हो और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे डींगे हाँक रहा था कि जैसे मानो उससे बड़ा कोई डॉन इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ हो। अगर उसके सीक्रेट गार्ड ना होते तो उसका क्या होता? शायद यह बात उसके भाई को अच्छे से पता थी, इसीलिए तो 24 घंटे उसके पीछे उसके सीक्रेट गार्ड रहते थे। और उसी की भलवंशी है जो यह बैठकर यहाँ इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। यह सब बातें वह अपने मन में ही सोच रहे थे, लेकिन यह सब बातें उसके सारे दोस्तों के मन में चल रहा था, जो घूर घूर कर अपनी आंखों से खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहे थे। उनका बस चलता तो वह इसी समय अपनी आंखों से रवि को जलाकर भस्म कर देते, लेकिन वह सब कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं रवि उनकी ऐसी नज़रों को देखकर थोड़ा झेंप जाता है और कहता है, अरे यार, बस भी करो,
तुम लोग अगर मुझे इसी तरह घूरते रहे तो पक्का मैं यहीं जलकर मर जाऊंगा, फिर तुम्हारा बदला कौन लेगा? अरे मुझे पता है कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे वो खूंखार गार्ड तो उसे मार ही सकते हैं। और वैसे भी मैं चाहे जितना भी उनसे बचकर भाग लूं, वह लोग मेरे पीछे ही रहते हैं। मेरे भाई का स्ट्रिक्ट आर्डर है उन लोगों को, अगर वह लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा भाई तो उन्हें जान से ही मार देगा। इसलिए सुनो, मेरा प्लान सुनो। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लोग उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और अपना अपना मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। तो फिर वह उन्हें ऐसे करता देखकर फिर से उन्हें मनाते हुए बोलता है, अरे यार प्लीज, अब तो अपना गुस्सा छोड़ दो और मेरी बातों को सुनो। देखो, मैं उनसे जाकर पहले लड़ाई करूंगा और फिर ऐसा नाटक करूंगा जैसे मानो वह लोग मुझे कितना मार रहे हैं, और यह सब देखकर मेरे गार्ड फिर उनकी क्या धुलाई करेंगे, वह मजा आ जाएगा। उसकी बातों को सुनकर अब उन लोगों के आंखों में भी चमक आती है और वह मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब वह लोग रवि को मारे तो थोड़ा जोर से मारे, जिससे उसे भी तो दर्द के बारे में पता चले। वैसे भी यह घटिया इंसान हमेशा बच जाता है और उन लोगों की पिटाई होती है। एक बार भगवान, बस एक बार इसे किसी तरह से कस के जमकर इसकी पिटाई करवा दो। यह बातें इस वक्त उनके मन में चल रही थी और उनकी आंखें चमक रही थी। वहीं रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके यह दोस्त क्या सोच रहे थे, वरना वह तुरंत ही यहाँ से भाग जाता और इनकी मदद करना तो दूर, वह इनकी तरफ देखता भी न। लेकिन वह बेचारा तो उनके इरादों से बिल्कुल भी अनजान था। वैसे यह नहीं कहा जा सकता था कि इनके दोस्त रवि से किसी तरह की दुश्मनी रखते थे और वह दूसरे दोस्तों की तरह स्वार्थी थे। वह तो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इसीलिए रवि इतना सब कुछ कहने के बावजूद इन लोगों के शांत रहता था। अगर दूसरा उसे इस तरह से कुछ कह दे तो फिर उसका रौद्र अवतार सामने आता था। भले ही वह फाइटिंग करना इतना ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन उसका गुस्सा पल भर में उसकी नाक पर चढ़ जाता है। वह शांत रहने वाला इंसान नहीं था, लेकिन वह अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता था और उसके दोस्त भी उसे बहुत ही मानते थे। इसी वजह से उन लोगों के बीच यह सब चलता रहता था। लेकिन कभी रवि को भी अगर कोई छू ले तो उसके यह पांचों दोस्त उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। बस यही कारण था जिस वजह से रवि उन्हें देखकर देखा नहीं कर सकता था। और इनकी दोस्ती तो पूरे कॉलेज में फेमस थी, जिस वजह से रवि का गुस्सा उसके कॉलेज के लोग उनके दोस्तों पर निकाला करते थे। और बस इसी कारण से वह लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे कि साले जब मारना है तो जाके उसी को मारना, जिसकी गलती है वह उन्हें आकर घंटा की तरह क्यों बजाकर और सुनाकर चले जाते हैं। इस वजह से वह रवि को भर भर के सुनाते हैं। आए दिन बस उनका यही काम होता है कि वह रवि को मार नहीं सकते, लेकिन भर भर के सुनाना तो उनका कानूनी फर्ज बन गया था। अब इस वजह से वह उसे सुनाने में कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या रवि इन लोगों के लिए कोई स्टैंड ले पाएगा, या फिर रवि उन 10 बॉडी बिल्डरों को देखकर ऐसे भाग जाएगा जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो जाते हैं। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ।